हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशा खान है और आज मैं आपके लिए 7 डेज चैलेंज का चैप्टर नंबर 3 ले आई हूँ, यानी कि डे 3 होने वाला है आज। और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं वो भी बहुत आसान है। तो आज हम उन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, उन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं और वो ये वाला चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक, ठीक है। और एक बात और बता दूं, एंड तक बनने की वजह यही है क्योंकि एंड में ही जो है वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस चैप्टर। और जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता रही हूँ, मेरा नाम इंशा खान है और मेरा ये 7 डेज चैलेंज चल रहा है जिसमें मैं आपको 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। फर्स्ट चैप्टर का नेम था हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और एक है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। और आज हम बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, मतलब इस चैनल पर तो लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, दैट इज आवर एनवायरनमेंट। ये चैप्टर कंप्लीट हो तो मेरी तरफ से तो बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी होगी, लेकिन अगर आपने वो चैप्टर्स कंप्लीट नहीं करे, मींस लाइफ प्रोसेस और कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन में इससे पहले कंप्लीट करवा चुकी हूँ, लेकिन बाय एनी चांस अगर आपने वो कंप्लीट नहीं कर रखे हैं तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको जाना है मेरे चैनल पर और आपको वहां से दोनों चैप्टर्स कर देना है, ठीक है। और वो बहुत डिटेल में है, लाइक पार्ट्स में है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आपको वन शॉट दे दूँ तो मैं आपको वन शॉट भी दे दूंगी, ठीक है। वन शॉट आएंगे लेकिन पहले ये 7 डेज चैलेंज हो जाए, वो जो पहले चैप्टर्स में करवा चुके हैं उनके वन शॉट आएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। चैप्टर स्टार्ट होता है इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट क्या होता है, बात करूं मेरे आसपास जितनी भी चीजें इस इन्वायरमेंट, जितनी भी चीजें हैं मेरे पास वो सब इन्वायरमेंट है। मेरे आसपास जितनी भी चीजें हैं, मेरे आसपास कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एयर है, वाटर है, एवरीथिंग इज इन्वायरमेंट। कोई भी जितनी भी सारी चीजें जो सराउंड कर रही हैं वो सब क्या है, इन्वायरमेंट है, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा छोटा कर दिया है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट इज नथिंग कि मतलब आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब इन्वायरमेंट है, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट में यहाँ पर जो जो मैंने बातें लिख रखी हैं वो आप कॉपी कर लें, नोट्स मेरे साथ ही बना लें, क्योंकि ज़्यादा कुछ इतना मैंने नहीं भर भर कर लिख रखा। पैराग्राफ फॉर्म में मैं कभी नहीं लिखती हूँ, बहुत कम ही से ऐसा होता है पैराग्राफ फॉर्म में लिखने का, ठीक है। तो मैं बैठ जाती हूँ, आप लोग फिर आराम से। आई थिंक मैं इतनी ज़्यादा नहीं दिख पा रही होंगी अब, हाँ थोड़ी सी दिख पा रही हूँ, कोई बात नहीं। खड़ी हो जाऊँ हल्का सा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग सराउंडिंग अस। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, वो इन्वायरमेंट ही है। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स, और हमारे आसपास आपने देखा होगा बैक्टीरियाज होते हैं विच आई कैन नॉट सी विद माई नेकेड आइज। मैं अपनी आंखों से ऐसे नहीं देख सकती, लेकिन वो मेरे साथ में है तो मतलब वो मेरे इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। कुछ फिजिकल सराउंडिंग्स जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये सब क्या है, ये सब इन्वायरमेंट है, ठीक है। एवरीथिंग इट कैन बी इंक्लूडेड बाय इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। हम इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इन्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, जस्ट एक आपके आसपास जो चीजें हैं बस उन्हें इन्वायरमेंट कहते हैं। अब एक वर्ड और आता है जिसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में डिफरेंस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम को एक ही चीज बता देते हैं, बल्कि वो एक चीज होती भी नहीं है। इन्वायरमेंट होता है कि हमारे आसपास सब चीजें हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीजें वो इन्वायरमेंट है। लेकिन इकोसिस्टम होता है कि हमारे पास जितनी भी आसपास हमारे साथ चीजें हैं ना, वो कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं। इंटरैक्ट मतलब एक दूसरे से किस तरह एक फायदा उठा रही हैं। कोई लाइक वी आर गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स। ह्यूमंस की बात करें तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं अपने प्लांट से भी मिल रहे हैं, एनिमल्स से भी मिल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, वी आर इंटरैक्टिंग। तो हम किस तरह, सेकेंड, यस, हम किस तरह एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस तरह इंटरैक्ट कर रहे हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस तरह इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। अब इकोसिस्टम की बात आती है तो लाइक वाटर है, हम वाटर से इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं। कोई भी प्लांट है वो सनलाइट से कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, सनलाइट का यूज कर कर वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो ये सब चीजें किस में आ जाती हैं, वो इकोसिस्टम में आ जाती हैं। ये तो हमने क्या पढ़ा था कि इन्वायरमेंट में क्या होता है। अब इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट से और एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो बायोटिक और एबायोटिक में कुछ डिफरेंस होता है। सेकंड, हाँ मेरी वीडियो स्टॉप हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। जी, तो बायोटिक और एबायोटिक सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट बायोटिक इकोसिस्टम। बायोटिक इकोसिस्टम क्या होता है और एबायोटिक इकोसिस्टम क्या होता है। ये एक फ्लो चार्ट है जो आप अपने नोटबुक में ज़रूर बनाएं, बिल्कुल आपको बनाना ही चाहिए। ये मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ दिस। जो आप जहाँ आपने नोट्स बनाए वहाँ पर आप इस चीज़ को लिखें ज़रूर कि इन्वायरमेंट क्या होता है इकोसिस्टम का। आप यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा डेफिनेशन है ये कॉपी कर लें, और इसको कॉपी नहीं करिएगा ना, इसको कॉपी करिएगा, इसको कॉपी कर लो क्योंकि इसमें डायरेक्टली मैंने बता रखा है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छा है, आप इसको कॉपी करें। ठीक है, वीडियो स्टॉप करो, कॉपी कर सकते हैं या फिर मेरे साथ जब जो मैं बताती जा रही हूँ वो उसके साथ करते रहें। तो इकोसिस्टम मैंने आपको बताया है कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है 2 कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक, बायो जो वर्ड होता है, द बायो वर्ड मीन्स लिविंग। बायो जो वर्ड होता है उसका मतलब ही क्या होता है, लिविंग। लिविंग, और यहाँ पर हम लिविंग कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने कैटेगराइज कर दिया इनटू 3 पार्ट्स, producers, consumers and decomposers. Or consumers they are furtherly classified into 3 parts: primary consumer, secondary consumer, कहाँ गया मेरा पेन, yes, primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer। इन सबको हम डिटेल में यहाँ पर आगे चलकर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको, लेकिन अभी बस इतना याद कर लो कि बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, हमने उनको कैटेगराइज कर दिया इनटू 3 पार्ट्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। एंड इसके बाद कंज्यूमर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ गए, जैसे आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, विंड, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, एवरीथिंग कम्स अंडर एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। सेकेंड, तो बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो, सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दीज आर बेसिकली द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि कहाँ प्रेजेंट है, हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, एंड दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड द इन्वायरमेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स वही हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, और वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं और हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से भी इंटरैक्ट कर रहे हैं। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब बात आती है इन प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स हमारे प्लांट्स ही होते हैं। प्रोड्यूसर्स आर कौन, प्लांट्स। हमारे प्लांट्स ही हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, प्लांट्स ही हमें खाना बनाकर देते हैं, एक्चुअल में प्लांट्स ही खुद खाना बनाते हैं और वही हमें आगे पास ऑन करते हैं। लाइक हम प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो हम वो एक्चुअल में प्लांट्स के दो आर दी प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉफ्स हैं वो। ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या होता है, ऑटो मीन्स, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफ्स का मतलब ट्रॉफ्स यानी ऑटोट्रॉफिक ले लो या ट्रॉफ ले लो, वो सब सेल्फ मेकिंग फूड, ये सब हो गया। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस लाइक आवर प्लांट्स, जो क्या यूज करते हैं, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। ये बातें हम लाइफ प्रोसेस में ऑलरेडी कंप्लीट कर आ चुके हैं। दे फॉर्म द बेस ऑफ फूड चेन। अच्छा, फूड चेन क्या होती है वो हम आगे चलकर बता देंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम फूड चेन की बात करें तो फूड चेन में सबसे पहले जो नंबर आता है वो प्रोड्यूसर्स का आता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स ही हमारे क्या है, खाना बनाते हैं, यानी प्लांट्स। जैसे कि एग्जांपल्स में ग्रीन प्लांट्स आ गए, एल्गेस आ गए, कुछ बैक्टीरियास हो गए जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे, एल्गे, ग्रीन प्लांट्स, ये सब अपना खाना खुद बनाते हैं एंड इनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स यानी कि ऑटोट्रॉफ्स। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें फूड देते हैं, प्लस पहली चीज फूड देते हैं, और ऑक्सीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। ऑक्सीजन भी हमें किससे मिल रहा है, प्लांट से ही मिल रहा है। सो प्रोड्यूसर्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनाते हैं। एग्जाम्पल्स में ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया आ गए, और ये खाना और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर्स, जिनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, कोई और, डिफरेंट यानी डिफरेंट या कोई और ले लो।
तो सम अदर पर्सन जो कि हमें खुद खाना बना कर दे रहा है। यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स में आपकी मम्मीज नहीं आ जाएंगी जो कि आपको खाना बना कर देती है, नहीं बेटा, वो मम्मी बनी बनाई सब्जियों में से खाना बना रही हैं, ठीक है। बस वो मसाले वसाले ऐड कर कर कुछ ना कुछ करेंगी, नहीं, उनकी भी मेहनत अपनी अलग है। लेकिन हाँ, दो हम एज अ उसकी इन्वायरमेंट की बात करें तो पूरे में तो आपके प्लांट्स खाना बनाते हैं और वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे कंज्यूमर्स में आ गए हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ जो है वो खाना कंज्यूम करते हैं प्लांट से यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और ये खाना खुद बना ही नहीं सकते। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कंज्यूमर्स में हम भी आते हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलर स्टेज पर आते हैं। कंज्यूमर्स जैसे कि मैंने आपको बताया 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शियरी कंज्यूमर। तो डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर न्यूट्रिशन, ये डिपेंड ऑन अदर फॉर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कंज्यूमर्स 3 टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड द टॉप कंज्यूमर्स ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर मैं बताती हूँ जी। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं सबसे पहले उनको बोलेंगे हर्बीवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स हमारे कौन आ गए? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो फीड करते हैं किस पर? ग्रीन प्लांट्स पर फीड करते हैं। दे ईट प्लांट्स, एग्जाम्पल में डियर, काउ एंड गोट, दैट्स इट। बस इतना था प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आ गए कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं हमारे कार्निवोर्स, जो कि क्या खाते हैं? हर्बीवोर्स को खाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने खाना बनाया हमारे लिए। प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे आ गए प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्या आ गए? प्राइमरी कंज्यूमर्स आ गए। प्राइमरी कंज्यूमर्स ने प्लांट्स को खा लिया, यानी प्रोड्यूसर्स को खा लिया। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स को यानी हर्बीवोर्स को खाने वाला एक और इंसान आ गया। इंसान नहीं है, जानवर ही है, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ गए और उन्होंने क्या कर लिया? प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा लिया। लाइक हमारे हर्बीवोर्स को खा लिया, काऊ को, गोट को, डियर को, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल्स में आ गए फ्रॉग और कुछ स्मॉल फिशेस भी आ गई। फिर आता है हमारे नेक्स्ट कि अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा ले उसको बोलते हैं हम टर्शियरी कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा आ गया स्नेक। स्नेक खा लेता है। स्नेक आपको पता है? हाँ, स्नेक खा लेता है। तो फिर इस दे ईट सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ऐसे ही हमारी पूरी सीरीज चलती रहती है, कोई कौन किस किस को खा रहा है। टर्शियरी कंज्यूमर्स के बाद आ गए हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स ने खाया सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, और अब टर्शियरी कंज्यूमर अब आता है हमारे टॉप मोस्ट कंज्यूमर्स, जैसे कि जो कि हम हर चीज को खा सकते हैं। लाइक हम हर्बीवोर्स को भी खा सकते हैं, कार्निवोर्स को भी खा सकते हैं। वी कैन ईट हर्बीवोर्स में हम गोट्स को खा सकते हैं, ऑफ कोर्स। गोट्स हो गई, चिकन्स हो गए, चिकन खाते हैं हम, ठीक है। और वी कैन हम और सब चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खा लेते हैं, ठीक है। तो वैसे तो उनको बोलते हैं ओमनीवोर्स, जो कि फीड कर सकते हैं हर्बीवोर्स पर भी और कार्निवोर्स पर भी, ठीक है। तो अब बात आती है नेक्स्ट चीज, कंज्यूमर्स। देन अब आता है डिकम्पोजर्स। अब बात आता है कि प्रोड्यूसर्स को तो खा लिया था भाई हर्बीवोर्स में, यानी प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी, फिर टॉप मोस्ट कंज्यूमर लाइक हम आ गए। लेकिन एक वक्त आता है, बर्ड्स है, इंसान है, मर जाता है, और वो मर जाता है तो लाइक इन मुस्लिम्स उनको क्या कर दिया जाता है? जमीन में दफन कर दिया जाता है, ठीक है। तो उनका दफन कर दिया जाता है, ठीक है। अब वो जो उनको दफनाया जाता है तो वहां पर भी क्या होता है कि वहां पर आपकी डेड बॉडीज को कौन फीड कर लेते हैं? डिकम्पोजर्स फीड कर लेते हैं। यस, डिकम्पोजर्स फीड करते हैं। सड़ जाती है बॉडी, डिकम्पोजर्स फीड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रोक डाउन करते हैं, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपल वंस में कन्वर्ट करते हैं, वो रिटर्न हो जाती है सॉइल को। ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी काम आता है डिकम्पोजर्स के। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजर्स के बारे में पूछा गया है कि डिकम्पोजर्स के एडवांटेजेस बताओ, सैप्रोफाइट्स के एडवांटेजेस बताइए। तो बेटा डिकम्पोजर्स जो होते हैं दीज आर बेसिकली सैप्रोफाइट्स, ठीक है। और इनके अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो इनका एडवांटेज यही है, ये क्या करते हैं? डेड प्लांट्स और एनिमल्स को पहले कन्वर्ट, ब्रेक डाउन करेंगे, उनके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होंगे उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके उनको सॉइल पर दोबारा रिटर्न कर देंगे, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से साइकिल चल रही है कि सबसे पहले देखो सॉइल में से एक प्लांट ग्रो हुआ तो फिर हर्बीवोर्स ने खा लिया, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खा लिया, कार्निवोर्स को ओमनीवोर्स ने खाकर फिर हमारे डिकम्पोजर्स ने हमें दोबारा खा लिया, एंड देन दे रिटर्न टू द सॉइल, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में ये काम आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरिया, फंजाई आते हैं। इंपॉर्टेंस इनका क्या है? दे क्लीन द एनवायरनमेंट एंड मेंटेन न्यूट्रल साइकिल, ठीक है। तो ये हमारी एक तरह से क्या चल रही है? चेन चल रही है, ठीक है। ये क्या चल रही है? हमारी एक चेन चल रही है, और इसी चेन को हम फूड चेन कहते हैं। आगे मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगी। पहली बात कर लेते हैं हम एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स वो कॉम्पोनेंट्स होते हैं
ओके, मैं इसके ना थोड़ा साइज बड़ा करूँगी। यस, एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स वो कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर जो इकोसिस्टम के जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस का काम किसका होता है? एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स के होते हैं। ये अलाइव तो नहीं होते लेकिन हमारे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं सकता, और इट इज एन एबायोटिक कॉम्पोनेंट। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। वाटर लाइफ प्रोसेस में भाई पानी ना मिल पाए, एक दिन पानी ना मिल पाए, कितनी परेशानी हो जाती है, खुद सोचो। एवर वंडर्ड कि कभी एक दिन पानी नहीं आया घर में तो कितनी परेशानी हो जाती है। पानी नहीं मिला, प्यासे प्यासे लोग मर जाते हैं, ठीक है। पैलेस्टाइन में हमने देखा होगा अभी, ये गाजा में, पैलेस्टाइन में लोग कितनी तरह भूख भूख से मर रहे थे। पानी नहीं था, पानी से मर रहे हैं लोग। वहाँ अटैक्स तो अलग हो ही रहे हैं लेकिन पानी से, भूख से मर रहे हैं। तो वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर आवर इकोसिस्टम, ठीक है। टेम्परेचर, मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करने के लिए, एयर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस के लिए एयर भी जरूरी है हमारा, ठीक है। सॉइल मिनरल सपोर्ट और विंड डिस्पर्सल के लिए भी जरूरी है, विंड से डिस्पर्सल होगा। हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मैंने बताया था कि भाई पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए विंड भी एक हमारा एक एजेंट बन जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, एक होता है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि भाई वो नेचुरली प्रेजेंट है हमारे वर्ल्ड में ऑलरेडी, लाइक ओशंस, लेक्स, ये सब ऐसे हैं जो कि हमारे हमारे इकोसिस्टम में ऑलरेडी है। फॉरेस्ट हो गए, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है। और आर्टिफिशियल मैनमेड वो होते हैं जो कि लाइक जो हम लोगों ने बनाए हुए होते हैं, लाइक एक्वेरियम्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ये सब क्या है? गार्डन्स हो गए, ये सब हमारे आर्टिफिशियल मैनमेड इकोसिस्टम है। तो नेचुरल इकोसिस्टम में हमारे दो तरीके के आते हैं, एक होता है हमारा टेरेस्ट्रियल और एक होता है हमारा एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल यानी जो लैंड के लिए होता है, लैंड पर होता है इकोसिस्टम, और एक्वेटिक यानी जो कहाँ होता है प्रेजेंट, वो होता है वाटर में, यानी पॉन्ड्स, ओशंस वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओशंस वगैरह की बात कर रहे हैं। तो टेरेस्ट्रियल में हमारे फॉरेस्ट आ गया, ग्रासलैंड आ गया, डेजर्ट आ गया। एक्वेटिक में मरीन वाटर भी होता है, फ्रेश वाटर भी होता है, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने चार्जर से कनेक्ट कर रखा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जी, तो मैंने कनेक्ट कर लिया इससे। चार्जर कनेक्ट हो चुका है, अब बात करते हैं। जी, तो मैंने आपको इतना तो बता ही दिया कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है और आर्टिफिशियल और मैनमेड इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आप यहाँ से नोट कर लेना कि फॉरेस्ट, डेजर्ट, पॉन्ड्स, लेक, ओशन, दीज आर द एग्जांपल्स फॉर नेचुरल इकोसिस्टम। क्रॉप फील्ड्स, गार्डन, एक्वेरियम, ये सब कौन से होते हैं? ये हमारे मैनमेड इकोसिस्टम्स होते हैं, ठीक है। कैमरा आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा। यस, ठीक कर लिया मैंने। मैं नीचे कर रहा हूँ। यस, अच्छा ये नज़र नहीं आया होगा तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, लिखना बेटर होता है, बेस्ट होता है, ठीक है। तो जैसा भी हो आप अकॉर्डिंग टू कर लो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम फंक्शन कैसे करता है, बात तो आएगी, इकोसिस्टम काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एज एन इकोसिस्टम, क्या आप खुद सोचो, मैंने आपको बताया बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम इज व्हाट इज इकोसिस्टम? इट इज बेसिकली कि क्या हो रहा है, लिविंग एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और यही हमारा इकोसिस्टम है, यही कहलाता है हमारा इकोसिस्टम। क्योंकि बायोटिक कंपोनेंट्स में तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए, वो किस तरह एबायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज इकोसिस्टम, ठीक है। तो अगर सिंपल डेफिनेशन बोली जाए तो यहाँ पर क्या होता है, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, इट इज एन सिस्टम इन विच एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट इंटरैक्ट विद ईच अदर, दैट्स इट। एक सिंपल डेफिनेशन ये है, ठीक है। अब बात आती है इकोसिस्टम में हमारे एबायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं, बायोटिक भी होते हैं, तो वो किस तरह इंटरैक्ट कर रहे हैं वो बात करते हैं। सबसे पहली आती है एबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक से इंटरैक्ट कर रहा है, कैसे इंटरैक्ट कर रहा है? बात आती है सनलाइट है, धूप निकलती है दिन के टाइम में, ये बात मैंने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में बताई थी कि धूप निकलती है, सनलाइट आती है, प्लांट्स पर आती है, और फिर जब वो आ जाती है तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी डे टाइम्स में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है।
अब वो खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, और वो खाना जो प्लांट्स बना रहे हैं, फिर वो खाना क्या होता है, हल्के 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 वो हमें देते हैं, लाइक ट्रांसफर होता है, क्योंकि प्लांट से कुछ भी बनाया, ठीक है, हर्बीवोर्स ईट कर रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, ओमनीवोर्स भी खाते हैं, ऑफ कोर्स हम ओमनीवोर्स हैं तो हम भी खाते हैं खाना, ऐसा तो नहीं है, प्लांट्स हम भी खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स तो हमें खाना चाहिए, इवन बोलते हैं अच्छी बात होती है प्लांट्स खाना, मैं पर्सनली नहीं खाती बट फिर भी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सनलाइट हमें एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स ने क्या करा, खाना बनाया सनलाइट की मदद से, कंज्यूमर्स ने प्रोड्यूसर्स को खा लिया, और बाकी अदर कंज्यूमर्स ने एक दूसरे से खाते हुए चल गए, ठीक है। फिर क्या होता है, एक वक्त आता है जब सब चीज़ें प्लांट्स वगैरह सड़ जाते हैं, एनिमल सड़ गए, तो उनको डिकम्पोज कौन कर रहा होता है, डिकम्पोजर्स कर रहे होते हैं। डिकम्पोज करने का मतलब यही होता है कि आप उस सड़े हुए सामान को, यानी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करो, उसको सॉइल में आकर मिला दो, तो एक तरह से चेन बन जाती है ये, ठीक है, साइकिल बन जाती है। ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डेड मैटर को ब्रेक करते हैं, और फिर वो न्यूट्रिएंट्स जो बनाते हैं वो दोबारा सॉइल में चले जाते हैं, और साइकिल इस तरह कंटिन्यू होती रहती है, और इससे बैलेंस रहता है इकोसिस्टम में, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, हमारा फूड चेन। ये बड़ा छोटा लिखा हुआ है, मैंने शायद इसको सही नहीं कर पाया, थोड़ा पहले इसको सही कर लूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो फूड चेन की बात करते हैं। तो फूड चेन क्या होती है, फूड चेन अगर मैं आपको बताऊँ, तो मैंने आपको फूड चेन ऑलरेडी बता चुकी है। क्या होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को फीड कर रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान को फीड कर रहा है, दैट इज फूड चेन। फूड चेन कुछ और नहीं है, बस यही है। एक सेकेंड जस्ट, तो फूड चेन क्या है कि एक इंसान दूसरे इंसान पर फीड कर रहा है, दैट इज फूड चेन, ठीक है। अब प्रोड्यूसर पहले सनलाइट आई, ठीक है, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर ने खाया, कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स ने खाया, डिकम्पोजर्स से वो दोबारा चीज चली गई कहाँ पे, हमारे प्रोड्यूसर्स के पास, यानी सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा ये चेन बन गई, एंड दैट चेन इज कॉल्ड एज फूड चेन। बस कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्ट फीडिंग रिलेशनशिप है बिटवीन ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल के तौर पे ग्रास है, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास इज अ प्रोड्यूसर, उसको खाया ग्रास हॉपर ने। देन फ्रॉग ने, ग्रास हॉपर क्या है, हमारा एक हर्बीवोर है, दैट फीड ऑन प्लांट्स, ग्रास को खाता है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर था ये ग्रास हॉपर, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर यानी फ्रॉग ने खाया, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये हमारा था, कहाँ गया मेरा पेन, यस, ये था हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर ने ग्रास हॉपर को खा लिया, ठीक है, यानी फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को खा, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, फ्रॉग को खाया किसने, स्नेक ने खा लिया, यानी टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर के बाद हमारा आता है टॉप मोस्ट चेन का कंज्यूमर होता है, दैट इज ईगल। ईगल क्या है, हमारी टॉप मोस्ट आ जाती है, ठीक है, और उसको ईगल ने, स्नेक को इसने खा लिया, ईगल ने, तो बेटा ये चेन बन गई, एंड दिस चेन इज कॉल्ड फूड चेन, ठीक है। हर स्टेप बेटा, हर स्टेप जो है ना इसमें, कि इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, फिर इसने इसको खाया, हर स्टेप इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल। हर स्टेप क्या कहता है, ट्रॉफिक लेवल कहलाता है, ठीक है। तो हर स्टेप क्या कहलाता है, ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी आती है, ट्रॉफिक लेवल ही आ गई है दूसरी चीज। तो हर जितना भी स्टेप्स है ना फूड चेन में, जितने भी स्टेप्स हैं और जहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, यस एनर्जी ट्रांसफर होता है यहाँ पर, आप खुद सोचो हमें एनर्जी किससे मिल रही है। पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स ने खाना वाना बना लिया, प्रोड्यूसर्स का मेन काम था उसने खाना बनाया, फिर उसने प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स ने यानी प्राइमरी कंज्यूमर खाया, एनर्जी ट्रांसफर हुई नहीं हुई, जितना भी उसने बनाया उसको उसने थोड़ा बहुत दे दिया, प्राइमरी कंज्यूमर को दे दिया, फिर उसने अपना थोड़ा सा यूज कर लिया, थोड़ा सा और पास ऑन कर दिया सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी, देन फिर हमारा टॉप मोस्ट कंज्यूमर्स आ गए, ठीक है। इस तरह एनर्जी ट्रांसफर हो रही। तो एनर्जी का जो ट्रांसफर है हर स्टेप में फूड चेन की, उसी को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और टॉप मोस्ट कंज्यूमर्स का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, एंड विद दिस ट्रॉफिक लेवल भी कंप्लीट हो गई है,
ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो की बात करते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी समझाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इन्वायरमेंट वाला चैप्टर बहुत इंटरलिंक्ड है और बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो एनर्जी फ्लो में सन क्या है, हमारा प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। हाउ वी कैन से सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें एक्चुअल एनर्जी सन से ही मिल रही है, हमें तो नहीं मिल रही। धूप में खड़े हो जाओ, काले और हो जाओगे नहीं हो जाओगे, इतना टैन हो जाएगा। अच्छा, बाहर के लोग टैन भी करते हैं, ठीक है, वो दे डू टैनिंग। अगर आप खड़े हो जाओगे तो आप तो पहले सनस्क्रीन लगाओगे, फिर खड़े हो गए, और फिर जाने में भी बहुत डरते हो, क्योंकि भाई सनस्क्रीन इतना अच्छा काम करती नहीं है, बेस्ट सनस्क्रीन हमें मिल नहीं रही है। तो भाई क्या हो रहा है? तो सन हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे हो सकता है? बस इसीलिए हो सकता है क्योंकि खाना कौन बना रहा है? प्लांट्स बना रहे हैं, और प्लांट्स को कंज्यूम कौन कर रहा है? हम यहाँ आकर कर रहे हैं। तो सन इसलिए हमारा प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। तो एक्चुअल में प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी का? सन है। तो एनर्जी फ्लोज कैसे होती है? सबसे पहले एनर्जी हमें कहाँ से मिली? सन से प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स, देन डिकम्पोजर्स, ठीक है। द फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। एनर्जी फ्लो ऐसा नहीं है कि उल्टा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, नहीं, एक ही डायरेक्शन में। यूनि मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पहले इसने ले ली, फिर उसने ले ली, फिर इसने ले ली, नहीं, एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी रीयूज बाय प्रीवियस लेवल, दोबारा रीयूज नहीं हो सकती जो प्रीवियस लेवल है। यानी कंज्यूमर्स ने प्रोड्यूसर्स खाया तो वो दोबारा प्रोड्यूसर्स रीयूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारी क्या आती है? ओनली 10 ऑफ, यहाँ पर आती है ओनली 10% लॉ। तो 10% लॉ में क्या है मेरा? 10% लॉ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फूड चेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मिस मत करो। फूड चेन पूछा गया है, 10% लॉ तो 110% पूछी गई है, तो डोंट मिस इट। इसको तो भूल कर भी स्किप मत करना कि भाई क्या है, क्या बकवास है, नहीं, इसको भूल कर मत करना। बोर्ड्स में यहीं से आना है, आगे एक और टॉपिक सब आने लगे हैं जिनमें बोर्ड्स में से आने हैं, ठीक है, उन पर ज़्यादा फोकस करो। तो 10% लॉ क्या है? 10% लॉ ये है कि 10% लॉ, 10% लॉ क्या है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बता देती हूँ। ओहो, नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा मैं वो भी कर लूँ, जस्ट अ मिनट जी। मैं इसको ना ज़रा बैठ कर बताऊँगी, बिकॉज मेरे से खड़े होकर लिखने में अभी ज़रा परेशानी है। मैं बैठ कर बताती हूँ आपको, उल्टा सीधा लिख दूँगी फिर मैं, वरना, ठीक है। नज़र आ रही हूँ? क्या मैं नज़र आ रही हूँ? लेट मी जस्ट सी माई सेल्फ। यस, मैं बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रही हूँ, थोड़ी बहुत तो आ ही रही हूँ। तो 10% लॉ के बारे में बात करते हैं फिलहाल। ये 10% लॉ क्या है? 10% लॉ ये है कि कोई भी फूड चेन में, कोई भी, मेरी तरफ ध्यान देने से बेहतर है सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने सॉरी स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए, यानी बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, जो मैं लिख रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। कि सबसे पहले सन से हम प्रोड्यूसर्स को कुछ एनर्जी मिली, सन से प्रोड्यूसर्स को कुछ एनर्जी मिली। मान लो प्रोड्यूसर्स के पास आई 10,000 जूल्स एनर्जी, ठीक है, 10,000 जूल्स एनर्जी आई। प्रोड्यूसर्स को खाया किसने? किसने खाया? प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया। प्राइमरी कंज्यूमर ने जब खाया होता है ना, तो बेटा यहाँ पर ना 10% एनर्जी यूज हो चुकी होती है, और बाकी एनर्जी आपको यहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है। यानी कि यहाँ पर आपको खाली 1000 जूल्स एनर्जी ही मिलेगी, आपको पूरी 10,000 नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को जिंदा रहने के लिए, ये साइकिल कंटिन्यू करने के लिए, तो प्रोड्यूसर्स को भी रहना है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा? थोड़ी एनर्जी, यानी 10% एनर्जी ये खुद यूज कर लेगा। तो हमें प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितनी आ गई? 10%, ये आ गई आपके पास कितनी? 1000 जूल। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास हो गई 100 जूल। देन टर्शरी कंज्यूमर्स आ गए, टर्शरी कंज्यूमर्स ने कितना खाया? मान लो 10% इन ऑल सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने वो करी, तो फिर हमारे पास यूज अप हो गई, तो टर्शरी कंज्यूमर्स के पास आ गई कितनी? 10 जूल ओनली। तो इसी तरह बेटा ये एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है। 10% एनर्जी खुद यूज कर लेते हैं और बाकी की पास ऑन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, दिस इज द पिरामिड, इसको फूड पिरामिड कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर मान लो ग्रास थी, उस ग्रास के पास थी 1000 जूल एनर्जी, ग्रास हॉपर के पास गई 100 जूल,
एंड देन फ्रॉग के पास बच गई 10 जूल और स्नेक के पास खाली 1 जूल रह गई खाली। तो दिस इज द एनर्जी फ्लो, और यही 10% लॉ है कि जो 10% एनर्जी है वो पास होती है एक ट्रॉपिक लेवल से टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। खाली 10% ऑफ एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, और इसी को 10% लॉ कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि यहाँ पर 10,000 किलो कैलोरी जो थी ग्रास में थी, फिर ग्रास हॉपर के पास 1000 आई, देन फ्रॉग के पास 100, देन 10, और हमारे ईगल के पास कितनी रह गई, ओनली 1 किलो जूल कैलोरी। तो एनर्जी डिक्रीजेज एट हायर ट्रॉफिक लेवल, जो जिससे मतलब टॉप मोस्ट हमारी ट्रॉफिक लेवल पर जो टॉप मोस्ट होगा उसके पास सबसे कम एनर्जी होगी। यस, सबके सबके सबसे कम एनर्जी होगी, लाइक ईगल के पास यहाँ पर सबसे कम एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। और यहीं पर मैंने एक और ऐसा बना रखा है, पिरामिड है ये, फूड पिरामिड। ये यहाँ प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ पर ये जो हीट निकल रही है ना बेटा, इट्स ओनली द 10% एनर्जी विच इज दे आर लॉसिंग। अब आता है फूड वेब। फूड वेब इतना कोई खतरनाक टॉपिक नहीं है। फूड वेब क्या होता है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती हैं एक दूसरे से, मतलब जो फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएंगी, दैट इज फूड वेब। इट इज मोर रियलिस्टिक एंड स्टेबल देन अ फूड चेन। ये डिफरेंस है फूड चेन का और फूड वेब का, कि ज़्यादा रियलिस्टिक है और स्टेबल है देन अ फूड चेन। ये ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इवन इफ फूड वंस फूड सोर्स इज रिमूव्ड। अगर हम फूड चेन की बात करें ना, कि कोई भी फूड चेन चल रही है, तो बेटा अगर हम प्रोड्यूसर्स को हटा देंगे ना तो पूरी चेन खराब हो जाएगी। अगर हम मान लो यहाँ पर हमारी ग्रास हॉपर वाली चेन थी, तो मैंने ग्रास हॉपर को हटा दिया ना तो पूरी चेन खराब हो जाएगी। अगर मैंने स्नेक को हटा दिया पूरी चेन खराब हो जाएगी। तो यानी कि फूड चेन क्या होती है कि अगर मैं किसी भी एक फूड सोर्स को हटा दूंगी ना, दीज आर ओनली द फूड सोर्स, फ्रॉग स्नेक ये सब फूड सोर्स है, ठीक है। तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, अगर मैं इनमें से कोई भी फूड सोर्स को हटा दूंगी तो फिर वो क्या होगा, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। और लेकिन फूड वेब में ऐसा क्यों नहीं होता। फूड वेब में सारी इंटरकनेक्टेड फूड चेन होती हैं, जिसमें अगर आप कोई भी एक प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स को हटा दो तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। लाइक ये है हमारा ट्री है, ट्री, ये हमारा राइनो है, ये जिराफ दे रखा है, ये लायन ने खा लिया, तो मतलब इंटरकनेक्टेड है कि इसने इसको खाया है। लाइक ये पूरा इंटरकनेक्टेड वेब होता है ये एक तरीके से, ठीक है। इसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेट इज बायोमैग्निफिकेशन। लास्ट मतलब मैंने 5 ईयर्स में तो देख लिया, 5 ईयर्स का मैंने एस्टिमेट लगाया था, मुझे 5 साल में इसमें से क्वेश्चन जरूर मिला है बायोमैग्निफिकेशन। तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि कभी भी कोई भी फूड चेन चल रही होती है ना, और उसमें कोई भी कहीं से भी कोई भी टॉक्सिन इंट्रोड्यूस हो जाए, या कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ आपके उस फूड चेन में एंटर कर जाए, ठीक है। तो डैट इज क्या होता है, वो बायोमैग्निफिकेशन बढ़ने लगती है, ठीक है। बायो का मतलब होता है लिविंग, एंड मैग्निफिकेशन मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है। तो इट इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है कहाँ पर, इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो हार्मफुल और नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स का उनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कुछ अच्छी चीज़ का कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, कोई गलत चीज़ का केमिकल्स का कंसंट्रेशन बन रहा है हमारी बॉडीज में, इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वी मूव अप द फूड चेन। जितनी फूड चेन ऊपर जाएगी उतना ही हमारा क्या होगा, ग्रेजुअल इंक्रीज होता रहेगा केमिकल्स का, ठीक है। जितना भी हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है टॉप लेवल कंज्यूमर, लाइक हमारे ह्यूमंस में, बर्ड्स में, ठीक है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन हमारा कहाँ पर आता है, टॉप लेवल कंज्यूमर्स में, और वो हमारा होता है बायोमैग्निफिकेशन ओनली, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन का रीजन क्या है, कुछ हार्मफुल केमिकल लाइक पेस्टिसाइड्स और कुछ वो नॉन डिग्रेडेबल है, दे कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन बाय ऑर्गेनिज्म, सो दे एक्यूमुलेट इन द बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाती हूँ। बायोमैग्निफिकेशन का सिंपल अल्फाजों मतलब ये है कि मान लो कोई वाटर बॉडी है, कोई भी वाटर बॉडी है, लाइक कोई भी लेक वेक बह रही है, और उसी के आसपास हमारा कुछ एग्रीकल्चर फील्ड है, और यहाँ पर कुछ उग रहा है लाइक ग्रीन लीव्स वगैरह, कौन सा लें, कुछ भी उग रहा है, समथिंग इज ग्रोइंग ऑन दिस क्रॉप फील्ड, कुछ भी उग रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ कौन खाएगा, ये चीज़ हमारे हर्बीवोर्स खाएंगे, यानी प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, फिर सेकेंडरी खाएगा, टर्शरी खाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पर हम आ जाएंगे, इंसान आ जाएंगे, और उस इंसान के पास कुछ टॉक्सिन नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि वाटर बॉडीज़ में क्या था, वाटर बॉडीज़ जो थी ना वो गंदी थी,
बहुत ज़्यादा गंदी थी। यू नो विलेज पीपल्स क्या होते हैं, दे जस्ट गो थ्रू द वाटर बॉडीज एंड दे जस्ट एक्सक्रीट देयर मटेरियल देयर, ठीक है, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वहाँ पर जाके एक्सक्रीट कर देते हैं। और बेटा वो कितना हार्मफुल है हमारे लिए, सोचो, वो हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है और वहाँ पर जाकर यू नो दे आर जस्ट डूइंग इट, और फिर उन वाटर बॉडीज से हमारी एग्रीकल्चर फील्ड गंदी हो रही है और हम उन चीज़ों को आगे आगे चलकर खा रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है प्लीज़ 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 वॉश योर फ्रूट और योर फूड और योर वेजिटेबल फ्रूट एवरीथिंग बिफोर ईटिंग। और कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो बेटा धोने से भी लाइक फ्रॉम वॉशिंग भी नहीं जाते। एग्जाम्पल के तौर पर क्रॉप फील्ड्स में फार्मर्स क्या करते हैं, कोई कीड़े वीड़े से बचने के लिए प्लांट्स, उनकी क्रॉप फील्ड खराब ना हो, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वो स्प्रे कर देते हैं ऑन द प्लांट। और बेटा वो हल्के 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 हम पर आती है और उससे हमारे क्या होता है, नुकसान हो जाता है। हम उनको वॉशिंग से ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या हुआ सॉइल पर है, तो इस सॉइल पर स्प्रे हो, सॉइल से प्लांट ने ऑब्जर्व कर लिया, फिर हल्के 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 सब ऑब्जर्व करेंगे और एक टाइम आएगा हम उनको उसको ऑब्जर्व कर लेंगे और हमें बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो ह्यूमन ही होगा और यही हमारा बायो मैग्निफिकेशन है। तो इसको अच्छे से समझ लें, अच्छे से कर लें, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है बेटा, ओजोन ओजोन क्या होती है, सबसे पहले वर्ड बात आता है ओजोन। ओजोन वर्ड आपको थोड़ा सिमिलर लग रहा होगा, द वर्ड फ्रॉम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन हमारे एयर में प्रेजेंट है, हम इसको इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन नहीं हो तो हम भी ना हो, जाहिर सी बात है। तो बेटा ऑक्सीजन जो है ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में जो कि जिसके साथ हम जिंदा हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब यूवी लेयर यानी सनलाइट की सनलाइट से यू नो एक तरीके से रिएक्ट करती है, लाइक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है जब यूवी यानी सनलाइट से रिएक्ट करता है तो बेटा क्या फॉर्म होता है, आपका ओजोन फॉर्म होती है, यानी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म होते हैं और ये डेडली पॉइजन लेयर होती है, डेडली पॉइजन लेयर होती है। एंड यू नो अगर आप खुद सोचोगे कि मैम अगर ओजोन आ जाए तो ये हमें कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, इट्स डेडली पॉइजन, एक्चुअल में ये हमें सेव कर रही है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम ऑक्सीजन, फ्रॉम हार्श सनलाइट, सनलाइट से प्रोटेक्ट करिए। हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ पर आती है कुछ सनलाइट, लेकिन अर्थ के ऊपर क्या है, हमारा एक लेयर है जो कि ओजोन की लेयर है। और ओजोन की लेयर कैसे बनी है, क्योंकि ऊपर तो ऑक्सीजन था, स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा जो एक एटमॉस्फेयर का एक वो है लेवल है, डेट इज स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ पर क्या है ऑक्सीजन की लेयर थी, लेकिन वो यहाँ से सनलाइट जो आ रही है उससे मिक्स होकर इट इज फॉर्मिंग ओजोन, उससे क्या बन रही है, एक ओजोन लेयर बन रही है। और ओजोन लेयर ही एक्चुअल में हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचा रही है। वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को और हमें प्रोटेक्ट कर रही है लाइफ ऑन अर्थ, और हार्मफुल यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट कर रही है। आपको अगर एक बात बताऊं, आपको अगर एक बात बताऊं, जो लोग ज़्यादा सनलाइट में रहते हैं उनको स्किन कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यस, स्किन कैंसर इज़ अ कॉज फॉर यू नो ज़्यादा सनलाइट में रहने का। यूवी रेस, यूवी रेस से हमारी क्या होती है, यूवी रेस वो रेस होती हैं, सनलाइट की रेस को हम यूवी रेस बोलते हैं। तो उससे क्या होता है बेटा, स्किन कैंसर हो जाता है। तो ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है गैस की जो कि हम प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, उसमें इट कंटेन ओजोन गैस जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है लाइफ ऑन अर्थ और प्रिवेंट कर रही है हार्मफुल यूवी रेज से। अब इस ओजोन लेयर का ना डिप्लीशन हो रहा है, यानी हल्की हल्की खत्म हो रही है, इसमें कुछ ओजोन में होल्स आ रहे हैं और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि बेटा अगर इससे होने लगा ना, ऐसा चीज़ होने लगी, तो आप खुद सोचोगे कि खुद सोचो जब यूवी रेज हमारे यहाँ पर अर्थ पर आने लगेंगे तो हमारा स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ओजोन डिप्लीशन क्या होता है कि ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ और रिडक्शन ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू ह्यूमन मेड केमिकल्स। ह्यूमन हमारे ह्यूमंस जो है बेटा साइंस का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि कुछ ऐसे केमिकल्स बना रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है और इससे हमें ही परेशानी है, किसी और को तो होगी नहीं होगी, ये हमारे सब इंसानों के लिए ही परेशानी है। उससे क्या हो रहा है, ओजोन लेयर थिन होती जा रही है, थिकन की जगह थिन हो रही है, उसमें होल्स आ रहे हैं और उसी से हमें प्रॉब्लम है क्योंकि हार्मफुल हार्श यूवी रेज होती हैं जो कि स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं। और खुद सोचो इसी तरह दुनिया खत्म हो सकती है, ठीक है। तो मेन कॉज क्या है ओजोन लेयर का, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। और कुछ हार्मफुल गैसेस भी हैं, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ठीक है।
अब बात आती है कि ये आपके एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, ये मैं आपको यहाँ पर पढ़कर यहीं पर दिखा दूंगी, ठीक है, समझा दूंगी यहीं पर ही, कि जो अमाउंट ऑफ ओजोन है इन द एटमॉस्फेयर बिगैन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980। जब 1980 से टाइम था तभी से ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में कम होने लगी थी। और दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स। और इस ये जो डिक्रीज है ना, ये सिंथेटिक केमिकल्स की वजह से, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर्स में और फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज हो रहा है। रेफ्रिजरेटर, हमारे नॉर्मल घर में रेफ्रिजरेटर है, उससे ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। और फायर एक्सटिंग्विशर्स आजकल लोग घर में भी रखते हैं, क्योंकि भाई ऐसे केसेस आजकल सुनने में आ रहे हैं जो कि ऑफ कोर्स हमें ज़रूरत पड़ती है। 1987 में जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम था, उन्होंने दे सक्सीड इन forging in an agreement to freeze CFS production at 1986 level. It is now mandatory for all manufacturer company to make CFC free refrigerators throughout the world. तो यहाँ पर 1986 में हमारा जो एक प्रोग्राम होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है, उसमें बोला गया था कि रेफ्रिजरेटर में CFC यूज़ ना करा जाए, CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स बनाए जाए, ताकि ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो। अगर बेटा कंटिन्यू रहा तो फिर आपको ही परेशानी है, हमको ही परेशानी। अब बात करते हैं कुछ वेस्ट डिस्पोजेबल्स की। वेस्ट डिस्पोजेबल से बात करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ, थोड़ी सी हम अलग बातें भी कर लेते हैं, पढ़ाई से हटके बातें, पढ़ाई की ही बातें हैं लेकिन थोड़ी सी हटकर बातें कर लेते हैं। कि क्या बातें हैं, बातें बता देती हूँ। कि कल मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी, ये कल चैप्टर कल आने वाला था। कौन सा चैप्टर कल आने वाला था? अवर एनवायरनमेंट चैप्टर कल आने वाला था, बट क्या हुआ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने कल ये वाला चैप्टर अपलोड नहीं किया। 7 डेज चैलेंज 8 डेज चैलेंज बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको अब डेली आ जाएगा। मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार है तो यस डेली आएगा। ये वाला चैप्टर तो आज कंप्लीट हो रहा है, यानी बायोलॉजी आज कंप्लीट हो रही है, लेकिन आज जो चैप्टर आने वाला था वो था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है वो आने वाला था, और ये चैप्टर की वेटेज अच्छी खासी है, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे ही आएंगे, ठीक है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड्स वाला चैप्टर की वेटेज अच्छी खासी है, और इसमें से 6 से 7 मार्क्स क्या आएगा या फिर क्वेश्चन, मैं भूल गई। हाँ, तो फिर कार्बन कंपाउंड्स जो है अच्छा खासा वेटेज वाला चैप्टर है, और आपको इसको अटेंड करना ज़रूरी है। यस, अटेंड करिए प्लीज़, क्योंकि और ये कल आने वाला है, और बिल्कुल फुर्सत से बैठना इस चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। आपको पता होगा केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट ब्रांच इज फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड इज ऑर्गेनिक एंड थर्ड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो 3 ब्रांचेस जो केमिस्ट्री की हैं उसमें से एक ब्रांच आती है केमिस्ट्री, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो है कार्बन के ऊपर बेस्ड। और बेटा अगर साइंस लेनी है ना आगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आगे आपको डॉक्टर बनना है, सोच रखा है कुछ बच्चों ने, तो बेटा नीट देना पड़ता है, नीट देना पड़ता है ना। और नीट में ना केमिस्ट्री की जो वेटेज होती है ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है ना वो यही इसी चैप्टर से बनना है। तो इस चैप्टर कुछ स्किप करो ना करो, लेकिन इसको स्किप मत करना, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करना ही करना है, बिल्कुल करना है। इसका 10th में भी बहुत यूज़ है, 11th में भी बहुत यूज़ है। नहीं करोगे ना, इसको ढंग से समझोगे नहीं, ये आपका चैप्टर मार्क्स गेनिंग के लिए से ज़्यादा आपका नेक्स्ट आगे टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जस्ट कम एंड कंप्लीट दिस चैप्टर विद मी टुमारो। और टाइमिंग मैं आपको बता दूंगी कि मैं क्या टाइमिंग रख रही हूँ इसको अपलोड करने के लिए, लेकिन जब भी बैठो बहुत फुर्सत से बैठना, बिल्कुल ऐसे इन्वायरमेंट में बैठना जहाँ पर कोई नॉइज़ ना हो, ठीक है। और कल आने वाला है, आपकी मर्ज़ी है कि आप कब पूरा करते हैं, लेकिन मैं यही आपसे बोलती हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियोस देखें तो प्लीज़ डे 1 डे 2 डे 3 कंप्लीटेड लिख कर ही आएँ। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि लाइक एक बच्चा था जिसने डे 1 कंप्लीट किया था, लेकिन डे 2 का भी उसका कोई पता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मे बी कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं, फैमिली इश्यूज हो जाते हैं, पर्सनल इश्यूज हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वी कांट से कि हाँ वो बच्चा कंसिस्टेंट नहीं है, मे बी उसने कमेंट ना करो, बट
तो जिस बच्चे ने चैलेंज एक्सेप्ट किया दैट्स रियली वेरी गुड। और कल मेरे पास एक और बच्चे का कमेंट आया था, जो लास्ट वीडियो मैंने हेरिडिटी की डाली थी, एंड द नेम आई थिंक है सीता, सीता नाम था आई थिंक सो, जितना मुझे याद है। हाँ जी, तो मैं पर्सनली बेटा सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबके देखती हूँ कि मुझे कौन देख रहा है क्या है, तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। हाँ जी, तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अच्छा ये ना मेरा कैमरा ऊपर हो गया, मुझे पता भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि क्या ऐसा मेरे दोबारा वीडियो स्टार्ट हो गई है। हाँ जी, तो प्लीज़ मुझे पर्सनली खुद बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। और मुझे इवन आई रियली फील गुड कि हाँ बच्चे मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं, एंड शी सेड कि हाँ मुझे आपकी वीडियो से हेल्प हो रही है, तो दैट्स रियली वेरी गुड, थैंक यू सो मच। इससे अच्छी मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती है, ठीक है। तो मैं अगर अपना कैमरा सही कर लूँ और हम आगे बढ़ते हैं, बातें हो गई हैं बहुत, ठीक है। यस, पढ़ते हैं कूड़े के बारे में, कूड़े के बारे में पढ़ते हैं हम। 3 स्लाइड्स रह गई हैं, 3 स्लाइड्स के बाद चैप्टर विल बी ओवर। कूड़ा कैसा होता है? आपके घर में कूड़ा होता है? किसी घर में कुछ ज़्यादा ही होता होगा, किसी घर में कुछ कम होता होगा। कूड़े के बारे में क्यों पढ़ा रही हूँ मैं? क्या हो गया? दिमाग चल गया है, कुछ हो गया है? या नहीं, कूड़े के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं हम क्योंकि कूड़ा भी बहुत ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट को लेकर। जी, इन्वायरमेंट में कूड़ा भी इन्वॉल्व है। अब कूड़ा ना बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है। बायोडिग्रेडेबल कूड़ा ऐसा होता है जो डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि वो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, उसका न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं, मिक्स हो जाता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़ा ऐसा कूड़ा होता है जो कि डिकम्पोज इतनी आसानी से हो ही नहीं पाता, वो हो ही नहीं सकता, लेकिन हम उसके लिए कुछ वेज लाए हैं। तो सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं कि क्या होता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सब्सटेंस जो कि ब्रोकन डाउन यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया फंजाई डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर रही हैं, तो वो सब्सटेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रोक करते हैं उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। और जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक ना कर पाए उनको बोलेंगे हम हाँ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। डिकम्पोजर्स डिकम्पोज नेचुरली ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ वो डिकम्पोज हो जाते हैं। आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, मैं ना ज़रा इधर आ जाती हूँ, हाँ मेरे लिए सही है जगह, देख लो। एक मिनट जस्ट चेक करूँ किस तरह आ रही हूँ मैं। कोई नहीं, अपने आप को मैं ज़रा सा छोटा कर कर ही यहीं पे कर लेती हूँ, जो काफ़ी छोटी हो गई मैं। हाँ जी, तो डिकम्पोजर्स जो है सॉरी डिकम्पोजर्स बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डिकम्पोज कर देते हैं, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डिकम्पोज करना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो इतना आसान काम नहीं है और वो हो भी नहीं पाता, या तो हो ही नहीं पाते हैं या फिर बहुत लंबा समय लेते हैं, काफ़ी हज़ार लाख साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। डू नॉट अक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट एंड दे अक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट एंड कॉज पॉल्यूशन। हमारे एनवायरनमेंट में अक्यूमुलेट नहीं रहता, मतलब रहते ही नहीं है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, एक वक्त आएगा डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। इको फ्रेंडली हैं, लेस हार्मफुल हैं, कैन बी रिसाइकिल्ड इन नेचुरल मटेरियल्स, डू नॉट कॉज बायो मैग्निफिकेशन। एग्जाम्पल्स के तौर पर हमारे फूड वेस्ट पेपर, फूड वेस्ट आ गया, पेपर आ गया, कॉटन आ गया, ठीक है, एनिमल वेस्ट आ गया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये सब आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। और लेकिन हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की सब्सटेंस की बात करें, दे आर हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट एंड देन कैन नॉट इजीली रिसाइकिल, आसानी से रिसाइकिल हो भी नहीं सकते। मैं फिर इसका यही रहता है, ठीक है। दे कॉज बायो मैग्निफिकेशन ऑन प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, सब कुछ चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आ जाती हैं। ये क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी में कि गिव एनी टू वेज जिससे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इफेक्ट इन विच द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो कौन सी वेज हैं ऐसी, व्हाट आर दोस वेज? वो वेज हैं कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या करेंगे, दे विल ब्रेक डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस और रिटर्न कर देते हैं न्यूट्रिएंट सॉइल को, विच इम्प्रूव देयर सॉइल फर्टिलिटी। ऑफ कोर्स ये वाली बात तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर कोई इफ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वो उसका फूल स्मेल कर देंगे और पॉल्यूशन भी हो सकता है ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के टाइम थोड़ा पॉल्यूशन भी हो सकता है, गंदी स्मेल आ सकती है, लेकिन एक वक्त आता है वो डिकम्पोज हो ही जाते हैं। अच्छा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो कैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे भाई, वो इन्वायरमेंट में रहते ही हैं और लैंड और वाटर पॉल्यूशन कॉज करेंगे। तुम ज़मीन में फेंको ज़मीन में पॉल्यूशन, वाटर में फेंको वाटर पॉल्यूशन, एंड दे कैन एंटर द फूड चेन एंड कॉज बायो मैग्निफिकेशन एंड हार्मिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म।
तो भाई वो एंटर कर जाएंगे फूड चेन को, बायो मैग्निफिकेशन भी हो सकता है और हमारी लाइफ को भी हार्म कर देंगे। एक और चीज़ थी कि आप किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल को किस तरह आप सही कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस वेस्ट जनरेशन, वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, अवॉइड यूजिंग डिस्पोजेबल आइटम्स। आजकल क्या होता है भाई, शादियों लाइक घर में भी दावतें हो रही हैं, डिस्पोजेबल आइटम्स का यूज़ करते हैं। तो बेटा प्लास्टिक को अवॉइड करके कोई और थर्माकोल की होती हैं, आई थिंक थर्माकोल, हाँ, तो आप नॉर्मल जो प्लेट्स होती हैं ना उनको यूज़ करें। डिस्पोजेबल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनको अवॉइड कर सकते हैं। रीयूजेबल प्रोडक्ट्स ज़्यादा देखेंगे, रीयूज़ करेंगे मटेरियल को, यूजिंग ओल्ड कंटेनर्स, बैग और बॉटल इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम। उनको कुछ ना कुछ चीज़ों में यूज़ कर लेंगे, लाइक ओल्ड कंटेनर्स में हम प्लांट्स उगा लेते हैं, हम कोई भी लाइक बॉटल्स हैं उनमें हम प्लांट्स उगा लेते हैं। ऑफ कोर्स हम करते हैं ऐसा, देखा होगा आपने कहीं कहीं, लाइक मेरे स्कूल में बॉटल्स में भर के, लाइक सॉइल भर के उसमें प्लांट उगाए थे। यस, होता है ये भी। रिसाइकलिंग कर सकते हैं, सेपरेट रिसाइकल वेस्ट लाइक पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, इन सबको किसी ना किसी तरह रिसाइकिल कर लो, ठीक है। कंपोस्ट कर सकते हैं, यानी कन्वर्ट किचन वेस्ट लाइक लाइक पील्स वगैरह हो गए, उनको कंपोस्ट कर दिया, कम पील्स एंड लीव्स। और हम प्लास्टिक अवॉइड कर सकते हैं, हम प्लास्टिक बैग यूज़ ना करके, लाइक पॉलीथीन्स यूज़ ना करके हम यूज़ कर सकते हैं क्लॉथ बैग या जूट बैग शॉपिंग पर जब जाते हैं। तो यहीं पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और यहीं पर से जितने भी सवाल आपके पास से बन सकते थे वो सारे बन चुके हैं। अब मैं एक बार ट्राई कर लूँ कि मेरी वीडियो दोबारा रीस्टार्ट हो जाए। इफ इट एवर हैपन दैट्स गुड। हाँ, हो गई, जल्दी हो गई। चलो अब मैं बड़ी दिख जाती हूँ। हाँ जी, तो अब मैं बात करती हूँ। तो यहीं पर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और मेरा बायो का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, लिटरली मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने बायो सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। बायो का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, नवंबर में तो सारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है और आगे भी कहीं से नई नई चीज़ें आने वाली हैं। तो प्लीज़ जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, मैं आपसे बोलूँगी कि आप अपने फ्रेंड्स पर जाकर भी जाएँ, फ्रेंड्स को बताएँ कि यहाँ से पढ़ लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एंड बोर्ड वाले दिन तक जुड़ी हुई हूँ आपकी। तो बोर्ड्स की तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इतनी अच्छी तरह तैयारी करवा दूँगी, सिलेबस कम से कम 3 बार तो मैं करवाऊँगी। देखो, 3 बार सिलेबस का मतलब है कि मैं डिटेल में ही 3 बार करवा दूँगी। जी, अगर आपने मेरे से लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ रखा है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई। किस बात की टेंशन ले रहे हो? मत लो। क्यों ले रहे हो? मैं दोबारा पढ़ाऊँगी, वन शॉट में दोबारा करवाऊँगी और मैं डिटेल में करवाऊँगी, तो बेफ़िक्र हो जाए। मैं डिटेल में लाइक पार्ट्स में करवाने का मेरा मतलब ये था कि लाइक आप पार्ट्स में पढ़ लोगे, उस टाइम वो वक्त था, लेकिन अब वक्त नहीं है। तो अब वक्त के नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, मैं उन्हीं चैप्टर्स को आपको वन शॉट में जल्द से जल्द डिटेल में कंप्लीट करवा दूँगी और फिर हल्के-हल्के हम कंप्लीट करते रहेंगे अपना सारे चैप्टर्स, और होने भी वाले हैं। मैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ, लाइट कंप्लीट करवा चुकी हूँ डिटेल में, लेकिन 7 डेज़ चैलेंज में 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो अच्छे खासे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, सॉरी। तो तो परेशानी वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और हो गए तो क्या हुआ, आप जो वन शॉट्स हैं उनको तो जाकर देखिए, यानी 7 डेज़ चैलेंज तो फॉलो करिए मेरे साथ। अगर बेटा आपने आज मेरी वीडियो देखी, आपने 7 डेज़ चैलेंज में से नहीं जुड़े हुए हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इसी से जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो आप इसी से चैप्टर से स्टार्ट करिए। और भी चैप्टर्स हैं उनको पूरा करिए। आप आज से स्टार्ट करिए, आज ही वाला करें, कल रिप्रोडक्शन कर लेना, परसों अपना हेरिडिटी कर लेना, या अभी आप एक और बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊं, तो आप जो मैं आने वाले चैप्टर था उनको बस उनको फॉलो करते रहिए और रिप्रोडक्शन हेरिडिटी बाद में कर लेना, कोई इशू नहीं है। लेकिन करो, आगे मैं आपको बहुत अमेजिंग अमेजिंग नई नई चीज़ें लाने वाली हूँ जिससे आपके प्रिपरेशन में बहुत अच्छा इजाफा होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं यहीं पर खत्म करती हूँ वाली क्लास को, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, भूलना मत सब्सक्राइब करने के लिए। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो आपके क्वेश्चन है ना मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। 7 डेज़ चैलेंज में मैंने क्वेश्चंस मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो क्वेश्चंस आपके पास डिस्क्रिप्शन में आएंगे। एंड विद दिस वी आर कंप्लीटिंग विद दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास मिलते हैं। कल की क्लास कोई भी नहीं भूलेगा आने को। मैंने सोचा था लाइव करवा दूंगी, लेकिन मैं लाइव नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि लाइव करवा दी तो लंबी चल जाएगी, और इफ़ यू वांट आगे चलकर मैं चैप्टर्स लाइव भी पढ़ा सकती हूँ, ठीक है।
तो अगर आप चाहते हैं लाइक पढ़ाऊँ देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर करिए और मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको लाइव भी पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।